हाय एवरीवन। सो वेलकम टू आवर टॉपर सीरीज विद इंटरव्यूज। आज हमारे साथ हैं अतिथि कुमार, जिन्होंने आरबीआई ग्रेड बी 2025 का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। तो अगर मैं अतिथि की थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दूं तो उन्होंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है फ्रॉम आईआईटी लखनऊ। तो उसके बाद इनकी जर्नी काफी रोलर कोस्टर रही है। इन्होंने सबसे पहले प्लेसमेंट नहीं ली। गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा शुरू से ही था, उसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो इन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, बट बाय द टाइम एग्जाम एग्जाम वाज नियर तो इनको लगा कि यार यूपीएससी की तैयारी उतनी नहीं है, तो मैं कुछ और एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ, पहले उनको क्लियर कर लेता हूँ, फिर मैं यूपीएससी की तैयारी पे आऊंगा। फिर उन्होंने एसबीआई क्लर्क की तैयारी की। उस जिसका एंड रिजल्ट रहा कि उनका एसबीआई क्लर्क नहीं निकला। उन्होंने एक क्रेडिट ऑफिसर के एग्जाम की भी तैयारी की, वो भी इनका नहीं निकला, थोड़े थोड़े मार्जिन से सारे एग्जाम रह गए। फिर फाइनली इन्होंने आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी शुरू की 13 अप्रैल को, और वो इन्होंने निकाल लिया। तो ये भी एक बहुत ही मतलब क्या कहूं मैं, मतलब एक मिरेकल है या बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एसबीआई क्लर्क ना होना लेकिन आरबीआई हो जाना फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये मिथ है जो हम उसको भी क्लियर करेंगे। जो हमें लगता है कि बैंकिंग एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो आरबीआई कहां से हो जाएगा, काफी लोग ऐसा सोचते हैं। तो वो भी आज इनकी जर्नी से हमें थोड़ी गाइडेंस मिलेगी कि हर एग्जाम सेपरेट है। तो ये इनकी जर्नी रही है अगर मैं ब्रीफ में बात करूं। और ये साल इनके घर के लिए काफी अच्छा है, इनकी फैमिली के लिए। तो अतिथि की तो जॉब लगी लगी है, इनके बड़े भाई का भी यूपीपीसीएस में रैंक आया है, और वो भी एक अच्छे प्रोफाइल में अभी गवर्नमेंट जॉब में नियुक्त कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले अतिथि आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा है आप में और आपके भैया में, इनके भैया ने मोतीलाल नेहरू एमएलएनआर इलाहाबाद से इंजीनियरिंग की है। उनको भी 10+ लाख का ऑफर था प्लेसमेंट में, बट उन्होंने नहीं किया। ये प्लेसमेंट में शायद बैठे ही नहीं। तो ये गवर्नमेंट जॉब का कीड़ा है जो पूरे परिवार में हम कह सकते हैं, पापा भी आपकी गवर्नमेंट जॉब में है। तो ये कहाँ से आया मतलब? सर फादर भी गवर्नमेंट जॉब में हैं सर, उस तरह से ही वैल्यूज इंकलकेट करी गई थी। तो हम्म। वही देखा भी है जितना सर आसपास, तो मतलब इसलिए सर वही चीजें अट्रैक्ट करी सर। उसके लिए तो बैकग्राउंड जो है फैमिली का, शायद वो डिपेंडेंट कर सकता है सर। लेकिन कभी आज तक सोचा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे? नो सर। सर एक्चुअली मैंने करा, हम लोगों में चार दोस्त थे सर, फाइनल ईयर में हम लोगों ने प्रोजेक्ट कराया था। उस प्रोजेक्ट के बेसिस पे हम चार में से तीन लोगों ने प्लेसमेंट में सेलेक्ट भी हो गए थे, बट मैं बैठा ही नहीं था सर वो तो। इसलिए मेरा हम्म। विजन नहीं था सर उस तरफ कभी भी। बिल्कुल सही। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि यार इससे ये छोटा एग्जाम तो क्लियर नहीं हो रहा है, ये बड़ा एग्जाम कहाँ से क्लियर कर लेगा। ज्यादातर ये सुनने को मिलता है कि ले, बैंक का एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम तो क्लियर नहीं हुआ, आरबीआई कहाँ से कर लेगा, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। तो आपके दिमाग में ऐसा थॉट नहीं आया कि यार यूपीएससी तो मैं पहले ही छोड़ चुका हूँ क्योंकि मेरा सिलेबस नहीं हुआ था, फिर बाकी एग्जाम भी मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि क्लियर हो रहे हैं, और मैं आरबीआई में जा रहा हूँ तो आरबीआई कहाँ से हो जाएगा, ऐसा थॉट नहीं आया कभी? सर कॉन्फिडेंस वो चीज थी जो मतलब बैक करती थी मेरी प्रिपरेशन को। सर स्कूल में मैं सर, मेरा यूपी बोर्ड में मेरी एक अच्छी रैंक थी सर। तो मुझे अपने कैलिबर पता था कि मैं अगर करूंगा अच्छे से तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एग्जाम निकाल सकता हूँ। अगर अभी करंट में कोई एग्जाम है सर, पहली बात तो कोई एग्जाम छोटा या बड़ा देख के मैं नहीं उसमें जाता था। भले अगर कोई एग्जाम अभी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कभी निकाल ही नहीं सकता कोई उससे बड़ा एग्जाम जो लोग मानते हैं। तो इसलिए मैंने खुद को कॉन्फिडेंस मेरा अपना बैक करा और कंसिस्टेंसी से सर प्रिपेयर करा था। तो मतलब जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो ही आपको मतलब पूरा निश्चय करवा चुका था कि यार ग्रेड भी देखी जाएगी, देना तो है और निकाल लूंगा भले ही ये एग्जाम मेरे से ना निकला हो। जी सर। ठीक है। और नॉन कमर्स बैकग्राउंड से थे आप, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार या फिर मतलब अलग तरह से पूछूं तो नॉन कमर्स बैकग्राउंड से ना होने की वजह से तो फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको कितनी दिक्कत आई? और जो लोग नॉन फाइनेंस नॉन नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होने की वजह से घबराते हैं कि पता नहीं कैसे ही एग्जाम क्लियर होगा, कैसे ही पढ़ेंगे, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि रियलिटी क्या है इस एग्जाम की? सर अगर ध्यान से कंसिस्टेंट वे में करा जाए तो सर कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है सर।
सर देखा जाए तो मैंने शिफ्ट काफी कुछ करा है सर। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए सर पहले मैं यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा था वो अपने में सर अलग था। क्योंकि सर मैं बीए बीएससी मैंने नहीं करी थी सर। एंड जो बीए बेसिकली माना जाता है कि अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वही सब्जेक्ट लेंगे सर। इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। तो सर ऑलरेडी वो चीज़ थी मेरे पास। तो वो स्ट्रेंथ है मेरी सर। मुझे लगता है कि हमेशा से जो कॉन्फिडेंस है मेरा वही मेरी स्ट्रेंथ है। कि मेरा बिलीफ है कि मैं कर सकता हूँ, कोई भी चीज़ मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। और जो आपने 6 महीने पढ़ के एग्जाम क्लियर कर लिया, ऑब्वियसली आपको बैंकिंग और यूपीएससी की प्रिपरेशन से हेल्प मिली होगी, लेकिन इस 6 महीने के दौरान आप कितने घंटे पढ़ते थे डेली? सर आर्ट्स पे बेसिकली ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने डेली टारगेट पे फोकस करता था मैं। सर मेरा पढ़ने का तरीका भी ये रहता था कि मैं सर आर्ट्स इसलिए नहीं बता पाता हूँ किसी को, क्योंकि अगर जैसे सर एग्जांपल मैं दूं, एक बजट का जैसे सेशन आया सर, तो मैं उसको क्या करता था कि अगर मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, मतलब या फिर मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे सॉन्ग्स की बजाय मैं कभी कदार उसमें मैंने उस सेशन को खोल लिया और बैक ऑफ द माइंड मेरा वो चल रहा है। तो उस तरह से वो रिवाइज हो जाता था। ऑब्वियस सी बात है कि सर पहले मैंने उसको एक या दो बार अपना बैठ के रिवीजन करा होगा, तभी वो मेरे दिमाग में जा भी रहा है। फर्स्ट टाइम पे मैं उसको अगर इस तरह से करूंगा तो मेरे दिमाग में नहीं जाएगा वो। बट अगर मैंने कर लिया है तो मान लीजिए 3-4 महीना हो गया है, तो मैंने जितने रिवीजन भी करे हो पहले वो फेड हो जाएगा मेमोरी से धीरे धीरे। मैं बाद में इस तरह से रिवीजन भी कर लेता था सर। तो इसलिए मेरा टारगेट रहता था कि डेली टारगेट मुझे कंप्लीट करना होता था, ना कि नंबर ऑफ आवर्स मुझे कंप्लीट करने थे। तो चाहे 10 घंटे लगे चाहे 4 घंटे करें, डेली का टारगेट जी अचीव सर। करा, ताकि फिर शांति से अपना बाकी दिन गुजर सकते। जी सर। सोशल मीडिया पे भी एक्टिव थे आप? यस सर मैं था, बट एक लिमिटेड वे में एक्टिव था सर। तो सर मैं उस डिस्ट्रैक्शन नहीं होती कई बार, हम सोशल मीडिया पे जाते हैं और फिर 2-2 घंटे लगे रहते हैं रील्स पे, शॉर्ट्स पे? नो सर। सर अगर आपका वही है कि अगर आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो गया, तो सर मैं उसके बाद क्या कर रहा हूँ वो चिल करने के लिए मेरी पर्सनल लाइफ है। सर जैसे लोग मतलब मेरे को भी घर वाले कहते थे ज्यादा कॉल पे बात ना करने के लिए, क्योंकि मैं दोस्तों से मतलब बात बात करता रहता था। तो मैं कंप्लीट हो जाता था उसके बाद मैं चिल, क्योंकि इससे स्ट्रेस नहीं आता है सर। वरना हम्म। आप ज्यादा फिर सोचते रहेंगे कि अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आपका भी कंप्लीट नहीं हुआ है सिलेबस और वैकेंसी इतनी कम है, तो ये सब थॉट आएंगे सर। तो इससे हम्म। बढ़िया है कि आप इतना डेली का टारगेट कंप्लीट करिए। अगर आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं स्टडी से, तो बाकी टाइम में आपको जो अच्छा लगता है, अगर आपको जिम अच्छा लगता है, आपको रनिंग अच्छी लगती है, आपको दोस्तों से बात करनी अच्छी लगती है, आपको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आपको इंस्टा चलाना अच्छा लगता है। बट मुझे लगता है कि हाँ, इंस्टा फिर भी सर थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि वो आप ऑलरेडी हम लोग मतलब मैं जैसे ऑनलाइन ही लेक्चर ले रहा था सर, तो उसके बाद फिर से इंस्टा ही चलाना तो वो थोड़ा आंखों के लिए थोड़ा खराब बात हो जाती है, दिमाग के लिए थोड़ा खराब हम्म। बात हो जाती है। बाकी आपको अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए आप जो कर रहे हैं वो बढ़िया है सर। हम्म। और जो आप ये एक फ्रेशर का टैग लेके एग्जाम दे रहे थे, काफी बार लोग ये भी सोचते हैं कि यार आरबीआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन फ्रेशर को क्यों ही लेगा, पहले वर्क एक्स ले लेते हैं फिर आरबीआई में जाएंगे। तो वो फ्रेशर वाला थॉट कभी दिमाग में नहीं आया? नो सर। सर एक्चुअली अगर लोग देखें तो आरबीआई अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करता है कि जो फ्रेशर्स हैं वो अप्रिशिएट करे जा रहे हैं। उन्होंने पर्टिकुलरली अपने नोटिफिकेशन में एक जगह से नोट करके शायद लिखा हुआ है। मैंने देखा हम्म। था कि मतलब फ्रेशर्स आर अप्रिशिएटेड और मोटिवेटेड टू अप्लाई फॉर द जॉब, कुछ ऐसे तो एनकरेज, सर। फ्रेशर्स आर एनकरेज टू अप्लाई। एनकरेज। जी सर। हाँ। तो तो वो इसलिए सब लाइन वैसा आपके कभी दिमाग इशू में छप आए। गई, वो लाइन छप गई आपके दिमाग में। हाँ। हाँ यस सर। वेरी गुड, आई थिंक बहुत ही सही माइंडसेट से आपने तैयारी की है कि कॉन्फिडेंस रखना कि ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर इसकी तैयारी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और टारगेट बेस्ड स्टडी करना कि भले ही 2 घंटे लगे या 10 घंटे लगे, टारगेट करके ही पूरा उठेंगे। क्योंकि ये बात आपने सही बोली कि अगर टारगेट पूरा नहीं होता ना, फिर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं जो और दिमाग खराब करते हैं कि मेरा नहीं होगा, दूसरे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, मैं तो पीछे रह जाऊंगा। आई थिंक अपना टारगेट पूरा करो और कॉन्फिडेंस गेन करो, दैट शुड बी द मोटो फॉर योर डेली रूटीन। बाकी आपने फेज 1 फेज 2 की तैयारी इकट्ठी की थी? हाँ जी सर। समय किसी भी एग्जाम में मैं समय प्रिपरेशन करता हूँ तो उसका जो फाइनल सिलेक्शन वाला फेज है उसके तक जाता हूँ शुरुआत में ही सर। सर मैंने एसएससी की भी जब करी थी तो मैंने टाइपिंग भी तभी सीख ली थी। भले प्री भी उस टाइम पे नहीं निकला था अनफॉर्चुनेटली। तो सर हम्म। आरबीआई में भी मैंने फेज 2 का स्टैटिक पोर्शन, मैनेजमेंट फाइनेंस और ईएसआई मैंने पहले ही कंप्लीट करके रखने की मैंने कोशिश करी थी और कंप्लीट कर ली थी फेज 1 के नोटिफिकेशन से पहले ही।
ठीक है। मैं आप ये बताना चाहूंगा कि अतिथि कुमार हमारे पेड कोर्स का पार्ट नहीं है। मतलब उन्होंने जो कंटेंट पढ़ा है वो हमारे कोर्स से नहीं पढ़ा है, कहीं और से इन्होंने कोचिंग ली है। ये हमारे ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू में पेड स्टूडेंट थे, सिर्फ मॉक इंटरव्यू में पेड स्टूडेंट थे। हमने पेड इंटरव्यूज करवाए थे ऑफलाइन दिल्ली में, तो वहां पे आए थे, बट ये हमारे किसी भी कंटेंट वाले पेड कोर्स का पार्ट नहीं थे। ठीक है, ये मैं क्लैरिफिकेशन यहाँ देना चाहूंगा। तो जो आपने करंट अफेयर्स पढ़े वो कितने महीने के पढ़े आती थी? सर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था करंट अफेयर्स को, वही 13 अप्रैल को मैंने स्टार्ट हम्म। करा था आरबीआई की जर्नी। तो मैंने पढ़ना वहां से ही स्टार्ट कर दिया था, बट जब नोटिफिकेशन आ गया था सर 18 अक्टूबर को, आई थिंक हमारा फेज 1 था। तो मुझे हम्म। पता था सर उस टाइम पे कि 18 अक्टूबर को मेरा फेज 1 है। उससे मैंने 6 मंथ पहले का मैंने दिमाग में बना ली थी स्ट्रेटेजी कि मुझे 6 मंथ का कवर रिवीजन करके जाना है। उससे पहले का अगर आता है तो पढ़ा मैंने सर वो भी है। अगर वो उससे हो जाता है तो ठीक है, बट 100% हमको नंबर नहीं लाने हैं। तो सर 6 मंथ का मैंने करा था, उसमें भी 4 मंथ का जो था वो फिंगर टिप्स पे था मेरे। मतलब ये अगर आप 6 मंथ्स में से 4 महीने को इमीडिएट, जो एग्जाम से पहले 4 महीने, उनको आपने ज्यादा प्रायोरिटी दी। जी सर। और करंट अफेयर्स में रिवीजन कितनी बार किया आपने? मतलब लोगों को ये बहुत दिक्कत होती है कि सर इतना पढ़ लिया लेकिन याद नहीं रह रहा है, तो रिवीजन कितनी बार किया आपने? एक बार, दो बार, तीन बार? सर डेली बेसिस पर, देन वीकली बेसिस पर, एंड देन मंथली बेसिस पर। और सर 3 बार उसके बाद रिवीजन भी की? जब रिवीजन, जी सर, सर उसके बाद भी सर जब मैंने बताया सर कुछ चीजें जैसे रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, बजट हो गया, तो जो मैंने सर अपनी स्ट्रेटेजी बताई फिर उनसे मैं उनको भी उस तरह से रिवाइज करता था सर। और नोट्स भी बनाते थे आप अपने? सर मैंने कुछ चीज़ों के नोट्स बनाए हैं और कुछ चीज़ों को मैं पीडीएफ से भी मतलब करता था सर। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई सर, तो मैंने उनका जो न्यूज़ वाली स्कीम्स थी मैंने उनका नोट्स बनाए थे। और जो स्टैटिक स्कीम्स थी मैंने शुरू में नोट्स बनाए थे, बट बाद में मैंने जहाँ से करा था फिर वो मैंने पीडीएफ से ही, उनकी पीडीएफ लेते ही मैंने उनसे ही रिवीजन करना बेहतर समझा था। सही है। मॉक टेस्ट कितने दिए थे आपने फेज 1 के लिए? सर मॉक टेस्ट मैंने सर एक बार जब नोटिफिकेशन आ गया था, शुरुआत में सर मैंने शायद देखने के लिए एक या दो मॉक दिए थे। बट जो एक कंसिस्टेंट वे में मैं मॉक्स बोलूँ वो मैं नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैंने मॉक्स चालू करे थे सर। तो टोटल कितने मॉक्स दिए आपने? सर 5 से 6 मॉक मैंने दिए होंगे सर। अगर 10 सितंबर को आया था नोटिफिकेशन, उसके बाद मैंने वही 5-6 मॉक दिए थे सर। तो 5-6 मॉक्स आपको लगा सफिशिएंट है? मतलब उसमें आपने एनालाइज भी कर लिया और इम्प्रूव भी कर लिया? हाँ जी सर। और क्वांट की क्या आपने, क्योंकि बैंकिंग की तैयारी आपने कर रखी थी, तो आई थिंक क्वांट में बस आपने क्वेश्चंस किए होंगे उसको और प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आरबीआई लेवल की तैयारी हो जाए। एग्जैक्टली सर, सर यही मेरा अप्रोच था कि मुझे बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस अच्छे करने हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है सर आरबीआई में और बैंकिंग में वो यही है कि जैसे जेई एडवांस हम लोग मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो जो जो डिफरेंस बोर्ड के एग्जाम और जेई एडवांस में होता है बस वही होता है सर। सिलेबस सेम है आपका, आपको अपना लेवल बढ़ाना है क्वेश्चंस का। तो वही चीज सर मैंने इसमें करी थी सर। और रीजनिंग में आपने एग्जाम में पजल्स अटेम्प्ट किए थे? क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि पजल्स रिस्की हो जाते हैं, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करते हैं। सर मैंने मिसलिनियस ही करे थे। पजल्स की नहीं? सर नहीं करे थे, बाद में मुझे पता चला कि दोस्तों से बात चली कि पजल एक्चुअली आसान थी। हाँ, इस आसान बार थी आसान बट आए मैंने थे। कहा हाँ ये सर इस बार आसान आए थे। तो बट मेरे फेज 1 में दिमाग में आपका एक क्या स्कोर है? फेज 1 में सर मेरा स्कोर था 90.5 सर। ओ माय गॉड, तो आपको तो तैयारी की जरूरत ही नहीं थी, बिना तैयारी के जाते तब भी क्लियर कर लेते। क्वांट अरे नहीं सर, क्वांट में शुरू कितने थे? सर क्वांट में 10.5 ही थे सर। क्वांट ठीक में है। सर मेरे को डर लग रहा था सर कि क्वांट में सेक्शनल बस निकल जाए। और क्वांट भी हम्म। सर इजी आ गई थी तो वो मेरे लिए काम कर गया था। हम्म। और फेज 2 में जो ईएसआई किया था उसमें हमने थ्योरी कितनी पढ़ी थी? क्योंकि पेपर तो ज्यादा करंट अफेयर बेस्ड आता है। सर प्लीज रिपीट सर, मैं सुनाई बोल नहीं रहा हूँ दिया। जो फेज 2 की ईएसआई आपने पढ़ी थी उसमें थ्योरी ज्यादा पढ़ी थी या करंट अफेयर ज्यादा पढ़े थे? सर स्टैटिक मैंने थ्योरी जो है वो पहले ही मैंने कंप्लीट कर रखा था। और कुछ चीज़ें मेरी ऑलरेडी यूपीएससी बैकग्राउंड होने के कारण मेरी कंप्लीटेड थी, और बाकी मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने सर पीआईबी मैं कर रहा था, और रिपोर्ट्स जो आती थी वो मैं डेली टू कवर करता रहता था। उसी तरह सर हो गया था। उसके बाद भी सर मैं बताऊंगा कि आप जितना भी ईएसआई कर लीजिए, वो जो द डे है उस दिन ईएसआई, क्योंकि आरबीआई हमेशा आपको सरप्राइज करेगा। सर मैंने जितना सुना था कि हमसे पहले वाले एग्जाम्स में शायद उन्होंने फाइनेंस में कठिन करा था सर।
एडिशनल टीयर वन बॉन्ड्स पे या कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस काफी पूछे थे सर। तो हम लोगों के टाइम पे वो काम इन लोगों ने ईएसआई में करा था। तो वो हम लोग जब जितना भी पढ़ लें, आप जितनी डेप्थ में मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी थी, उसके बाद भी उन्होंने क्वेश्चन फ्रेमिंग उन्हीं स्कीम्स पे इतनी अच्छे से करी थी कि वहां पे भी हेजिटेशन हो रही थी कि सर मारें कि ना मारें। तो हम्म। वहां पे भी कॉन्फिडेंस से मैंने खुद को बैक करा कि अगर मुझसे नहीं हो रहा है, मैंने इतना पढ़ा है, तो बगल वाले से भी नहीं हो रहा होगा, तो कट ऑफ हम्म। नीचे जानी चाहिए। तो उसलिए मैंने जो मुझे लग रहा था मैंने वही मारे थे। तो आप घबराए नहीं, मतलब एग्जाम में अपनी जी प्रिपरेशन पे सर। कॉन्फिडेंस था। हाँ ये सर। आंसर राइटिंग आप डेली करते थे? खास करके सिंस आप यूपीएससी बैकग्राउंड से थे तो वहां पे आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होगी, बट यहाँ पे जब चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं तो ऑनलाइन टाइपिंग की भी प्रैक्टिस की आपने, मतलब आंसर राइटिंग की? सर मैंने शुरुआत में पाँच छः मतलब आंसर्स लिखे थे, इवेल्युएट भी कराए थे अपने टीचर से। बट जब एक बार फेज वन का रिजल्ट आ गया है सर, तो उसके बाद मैंने शायद मतलब ज्यादा लिखे हैं, 15 16 18 मतलब आंसर राइटिंग करी है। उसके बाद मैं स्पीड गेन करने के लिए सर, और तुरंत क्लिक करें चीजें। और बेसिकली जो मैंने चीजें यूज करी थी, जैसे ईएसआई में सर एक पेस्टल अप्रोच एक होती है फेमस, तो सर मैंने पेस्टल अप्रोच का इस्तेमाल करा था। और एक चीज जो मुझे लगता है कि शायद मैंने यूनिक करी हो, बाकी लोगों ने ना करी हो, वो मैं लिंकेज करता था सर मैनेजमेंट और एथिक्स के टॉपिक्स का ईएसआई के आंसर में सर। सर अगर कैसे? फॉर एग्जांपल सर, अगर वुमेन पे कुछ आया है क्वेश्चन, तो मैं कोई मैनेजमेंट की कोई थ्योरी बता दूंगा कि आप हमको पॉलिसी एक्शंस इस तरह से बनाने चाहिए सरकार को और हमें एज ए सोसाइटी, जो कि इनकी थ्योरी से अलाइन करते हो, जिससे हम विकसित भारत बन सकें। फिर मतलब जनरल जनरल वे में सर उस तरह से मैं डाल देता था। तो बड़ा फ्यूजन किया आपने अपनी हाँ यूपीएससी नॉलेज का, करंट अफेयर्स नॉलेज का, मैनेजमेंट की नॉलेज का, ताकि आंसर एक मल्टी डायमेंशनल आंसर बन सके और एग्जामिनर को लगे कि कुछ अलग लिखा है। जी सर। वेरी गुड। थोड़ा आपसे इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो आपने हमारा ऑफलाइन इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जो आपने दिल्ली में इंटरव्यू दिया था, उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सब वो काफी सर जो फियर फैक्टर है मेरे अंदर, वो निकालने का उसमें काम करा था। क्योंकि जो सर आपके एक्सपर्ट्स थे, वो मुझे जहां तक याद आ रहा है वो आरबीआई के ही मतलब रिटायर्ड पर्सनल्स थे। तो उन्होंने जो गाइडेंस दी थी, और ऑफलाइन इंटरव्यू सर मैंने ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दिए हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी था। बट जो ऑफलाइन इंटरव्यू था उसका ये फायदा था कि एक ऑफलाइन जो माहौल होता है, एनवायरनमेंट होता है, वो सर हम ऑफलाइन में ही आके वो रियलाइज कर सकते हैं। तो उस तरह से सर एडुटैप ही वो प्लेटफॉर्म था जो जिसने दिया था वो चीज़, तो वो काफी हेल्प करी थी सर। तो वो फिजिकल लोकेशन में जाके इंटरव्यू देना, एक पूरा एग्जाम, मतलब एक्चुअल इंटरव्यू टाइप माहौल होना, तो वो कितना हेल्प किया जब आप फाइनल इंटरव्यू में गए? सर वो जो फियर फैक्टर है उसको काफी रिड्यूस करा था। मैं सर बेसिकली मैं मानता हूँ कि सर जो माहौल आपको मॉक्स में मिलेगा, उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के ही सर जो आरबीआई की जो बिल्डिंग है, सर आप वहां जाएंगे उसका माहौल ही बिल्कुल अलग है। वहां पे सर आपको 6 पैनल मेंबर मिलेंगे, वो हॉल ही अलग है। बट उसके बाद भी थोड़ा सा मतलब वो फायदा कर जाता है कि आपने ऑलरेडी उस चीज को, या फिर सर अब मैं वर्किंग एस्पिरेंट हो जो आप लोग हो, तो उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा कि आप ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग आपने कर रखी है, आप वो मैच्योरिटी है आपके अंदर। सर मेरे जैसे जो फ्रेश और रॉ एस्पिरेंट्स थे उनके हेल्प कर सकती है सर ये सब चीजें, और मुझे करी भी थी। सही बात बोली। एक्चुअल इंटरव्यू का जो डर है ना, वो मॉक से भी अलग लेवल पे होगा। इट्स लाइक आप क्रिकेट में जितना मर्जी प्रैक्टिस कर लें, बट जब मैच में फर्स्ट बॉल खेलेंगे तो वो जो पेट में बटरफ्लाईज हैं, जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाईज इन स्टोमक, वो आप बचा नहीं सकते हो, वो आएंगी ही आएंगी। और हाँ शायद वो आना अच्छा भी होता है, क्योंकि वो एक नर्वस एनर्जी को हम चैनलाइज करते हैं अच्छा करने के लिए। एक्चुअल इंटरव्यू जो आपका हुआ वो कैसा रहा? वो दिल्ली में था आपका? जी सर, मेरा दिल्ली में ही सर था, 13 फेब को था सर मेरा। तो 6 पैनल मेंबर थे। हाँ जी सर। तो आपसे क्या पूछा गया? आपके रिज्यूमे में वर्क एक्स तो था नहीं, तो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया मेनली? सर मैंने उसके लिए सर मॉक मेंटर का एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था सर, राहुल सर थे उसमें। उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था कि आप नॉन वर्किंग एस्पिरेंट हो, और नॉन कॉमर्स इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हो, और काफ़ी यंग भी हो, तो कहीं वो आपके लिए अगेंस्ट में ना जाए, इसके लिए उन्होंने बोला था कि आप 2 सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लीजिए। तो मैंने उनकी सजेशन मानते हुए 2 सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिए थे, और डेफ पे काफ़ी काफ़ी काम करा था उनकी मदद से।
तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करी थी। तो मेरा 80 to 90% जो रियल इंटरव्यू था वो मेरे डेफ पे ही चला था। तो वो गेम मेरे हिसाब से ही चल रहा था जो मैं चाहता था जैसे। और सर मैं उसमें बोलूंगा कि एक चीज कि जो आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है उस पर भी काफी डिपेंड करता है। मेरे स्कूल के टाइम का एक दोस्त है, उन्होंने साथ में काफी हेल्प कराई थी। जो हम ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं, मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन देते हैं वो है, बट उन्होंने काफी काफी मतलब प्रैक्टिस करवाई थी चैट जीपीटी की मदद से, और खुद मतलब एज अ पैनल बन के काफी मैं डेली में जब उनसे बात करता था, डेली आधा घंटा हम लोगों का पहले ये चलता था। उसके बाद अपनी नॉर्मल बातचीत जो चलती थी वो चलती थी। तो फ्रेंड्स को जब आप इंटरव्यू देते थे तो एक स्पेसिफिक एरिया पे देते थे कि सर्टिफिकेशन से पूछ या मेरी एजुकेशन से पूछ, या एक प्रॉपर रैंडम इंटरव्यू जैसे? सर शुरू में सर क्लासिफिकेशन बेस्ड था कि सर पहले मेरे सर्टिफिकेशन पे कंप्लीट कराओ, जितने क्वेश्चन तुम अपने दिमाग से बना सकते हो, क्योंकि वो भी इसी चीज में अभी प्रिपरेशन फेज में है। तो उनको भी नॉलेज है उस चीज का। तो पहले मैंने बोला था कि आप पहले ये कराओ, उसके बाद जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ तो इंजीनियरिंग पे भी कुछ चीजें लाओ। उसके बाद जैसे मेरी हॉबी है तो हॉबी पर। और फिर क्योंकि काफी टाइम था सर, मैं डेली जब उनसे बात हो रही है तो आपके पास इंटरव्यू की डेट आने के बाद भी कम से कम कम ही टाइम था, बट उसके बाद भी 15 दिन थे। तो उन 15 दिन में सर आप 15 इंटरव्यू आप डेली दे रहे हैं। तो वो चीज़ सर काफी हेल्प करी, क्योंकि तो मेरे लिए जो आपने मेन बहुत मेजर इंटरव्यू फैक्टर दिए, था। एडुटैप के ही आपने दिए, फिर मॉक इंटरव्यू आपने दिए, अपने फ्रेंड्स के साथ दिए। आई थिंक दैट वुड हैव हेल्प। हाँ जी सर। I'm sure that you would have got good marks in the interview and your thoughts are very structured. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक क्लैरिटी लग रही है, ऐसा नहीं है कि थॉट्स वेवर्ड जा रहे हैं. That's a really good sign. So, thank you, Rahul, for sharing your strategy in brief and your experience, your journey of becoming an RBI Grade B officer. Now, from the place where you left your UPSC preparation and you could not clear SBI clerk, I think that's a big, big achievement. And I'm sure that you are going to contribute a lot to our economy. बहुत अच्छा काम करोगे, challenging काम करोगे, मजा भी करोगे, ग्रो भी करोगे. So I wish you the best of luck. बाकी anything as in your last message to the aspirants before we close this session. थैंक यू सर। सर जो मैं बोलना चाहूंगा आगे फर्दर जो एस्पिरेंट्स हैं कि कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी ही जो है वो की है सक्सेस के लिए। सर खुद की प्रिपरेशन पर, खुद की नॉलेज पर, भले आपने कहीं भी करी हो, कहाँ से भी आप आ रहे हैं, वर्किंग है तो वहां पे आपने जो एक्सपीरियंस गेन करा है, या उससे पहले कोई आप और एग्जाम कर रहे थे, वो भी आपका मदद करेगा जो मेरे साथ करा था। और तो अगर आप कहीं भी फेलियर भी हुआ है, आपका फेल हुए हैं, तो उस पे आप अभी जो करंट प्रिपरेशन है, आप आपकी जो नॉलेज है उसको आप इतना स्ट्रेंथ कर लीजिए कि आप उसको बैक करिए अपने कॉन्फिडेंस के साथ। तो रिजल्ट बेशक मतलब आएगा, बेशक आएगा सर, अच्छा आएगा। वेरी वेल सेड अतिथि. वेरी नाइस एडवाइस. अब लोग सुनेंगे तो आई थिंक अपने आप सक्सेसफुल होंगे. लोग सुनते ही नहीं है, हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. तो अब अतिथि की जर्नी से बस यही देखिए कि एग्जाम कितने दिए उन्होंने, बट अल्टीमेटली जब क्लियर होना है तभी होना है. बट जो भी एग्जाम वो दे रहे थे वो नहीं क्लियर हो रहे थे, बट उसमें जो पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं उनको इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प किया. सो ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू. होप कि थैंक यू हम सर। कभी आगे मिलें और आप बहुत सीजीएम, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर लेवल पे हो, ताकि हम भी बोल पाएं कि अतिथि को हम जानते हैं. थैंक यू सर। ऑल दी बेस्ट.